अस्सलाम वालेकुम। डायरेक्ट लाइन के साथ मैं हूं जवेरिया ज़ैद। नाज़रीन, रावलपिंडी के मज़ाफ़ात की पुरसुकून फ़ज़ा, इमाम बारगाह में सजदे, दुआ में उठे हाथ और फिर एक बुज़दिलाना खुदकुश धमाका। 30 से ज़ायद मासूम जाने जो सिर्फ इबादत के लिए जमा थी, शहादत के दर्जे पर फाइज हो गईं और 150 से ज़ायद ज़ख्मी ज़िंदगी और मौत की कशमकश में चले गए। ये सिर्फ लाशों की गिनती नहीं, ये टूटे घरों, उजड़े ख्वाबों और सिसकती माँओं की चीखें भी हैं। इसी पस मंज़र में खैबर पख्तूनख्वा में फितना और ख़ारिज के ख़िलाफ़ भरपूर कार्रवाइयाँ एक वाज़ेह पैगाम देती हैं कि रियासत खामोश नहीं, कमज़ोर नहीं। भारतीय हिमायत याफ्ता 24 ख़ारिज का अंजाम ये साबित करता है कि जो आग हमारे घरों तक लाने निकले वो खुद इसी आग में जल गए। बलोच यकजहती कमेटी और फितना उल हिंदुस्तान के गठजोड़ का बेनकाब होना एक और कड़वा मगर ज़रूरी सच है। लापता अफराद की आड़ में दहशत गर्दों के नाम, झूठे बयानिए और बैरूनी सरपरस्ती, ये सब मिलकर इस जंग को पेचीदा बना रहे हैं। मगर हकीकत आखिरकार सामने आ ही जाती है और वो चेहरे जो इंसानी हुकूक के लिबादे में छुपे थे, दहशत की गर्द में बेनकाब हो रहे हैं। फितना उल ख़ारिज और फितना उल हिंदुस्तान की बुज़दिलाना हरकतें इस बात का ऐलान है कि दुश्मन सामने आने की हिम्मत नहीं रखता, इसलिए छुप के वार करता है। अफगानिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल, प्रॉक्सीज की सरपरस्ती और साजिशों का जाल, ये सब इस खित्ते के अमन पर हमला है। पाकिस्तानी अफवाज और सिक्योरिटी फोर्सेस की जवाबी कार्रवाइयाँ सिर्फ गोला बारूद नहीं, ये हौसले, कुर्बानी और पेशा वराना महारत की दास्तान है। वो जवान जो बर्फानी चोटियों, तपते रेगिस्तानों और गुंजान शहरों में सीना सपर हैं, इनकी आंखों में खौफ नहीं, फ़र्ज है। इनकी जांबाजी, हिम्मत और दलेरी हमें झंझोड़ती है कि ये मुल्क यूं ही नहीं खड़ा, ये कुर्बानियों पर खड़ा है और हम इनको खराज अकीदत भी पेश करते हैं। नाज़रीन, आज की डिस्कशन के लिए ब्रिगेडियर रिटायर्ड बाबर साहब, डिफेंस एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और इसके साथ साथ शनीला अमार साहिबा, सीनियर एनालिस्ट हमें ज्वाइन कर चुकी हैं। आप दोनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। ब्रिगेडियर साहब, आगाज़ डिस्कशन का आपसे करना चाहूँगी। इंतहाई अंधोनाक वाक़या पेश आया, इबादत गाह पर यह हमला किस कदर कमज़ोरी और बुज़दिली को ज़ाहिर करता है दुश्मन की, और दहशत गर्दों ने और उनके हैंडलर्स ने ब्रिगेडियर साहब क्या पैगाम देने की कोशिश की है इससे? जी, बहुत शुक्रिया। तमाम मौज़ूआत का आपने ज़िक्र किया अपने इब्तिदाइये में। देखिए, जो दहशतगर्दी होती है वो बज़ात खुद होती ही बुज़दिली पर मुश्तमिल है। दहशतगर्द बुनियादी तौर पर बुज़दिल होता है, इसीलिए वो इस तरह के काम करता है, आम लोगों को निशाना बनाता है, दहशत फैलाता है, क्योंकि वो सामना नहीं कर सकता, वो सामने से वार कर नहीं सकता, वो मुकाबला नहीं कर सकता। अभी आज का जो वाक़या इस्लामाबाद का है, इसमें कोई शक नहीं, बहुत ही तकलीफ़देह, बहुत ही अंदोनाक एक वाक़या है, जिसमें आपने दुरुस्त फरमाया कि नमाज़ पढ़ के, जुम्मा की नमाज़ अदा करते हुए 30 बेगुनाह मुसलमान शहीद हो गए और 100 के करीब ज़ख्मी हैं। इसके पीछे मुहर्रिकात क्या है? इसके बावजूद कि ये कोई पहला वाक़या नहीं है, हमारे मुल्क में गुज़श्ता 2 दहाइयों के दौरान बहुत सारे इस तरह के वाक़यात हो चुके हुए हैं, जहाँ पर दहशतगर्दों ने मसाजिद को निशाना बनाया, पब्लिक प्लेसेस को निशाना बनाया, अस्पतालों को निशाना बनाया। उसी सिलसिले की ये भी एक कड़ी है। और जब आप किसी मस्जिद को निशाना बनाते हैं, बिलख़ुसूस जब आप इमाम बारगाह को निशाना बनाते हैं, तो उसका बुनियादी मकसद ये भी होता है कि इससे फ़िरकावारियत को हवा मिले। क्योंकि इस तरह के वाक़यात के नतीजे में गम-ओ-गुस्सा अरूज पर होता है, लोगों के जज़्बात अरूज पर होते हैं, उसमें लोग कुछ रिएक्ट करें और एक खुदा ना ख़ास्ता एक चेन रिएक्शन शुरू हो जाए, जो पूरे मुआशरे को अपनी लपेट में ले लो। अच्छी बात ये है कि हमारे मुआशरे में मैं दाद दूँगा उलमाए किराम को भी और पूरी पाकिस्तानी कौम को भी कि इस तरह की चीज़ों से लोग अमूमन मुश्तिल नहीं होते। हालाँकि कहना बहुत आसान होता है, कितनी कीमती जानें जाएँ, उनके जो लवाहिकीन हैं इस वक़्त जिस सदमे में मुब्तला है, उसका अंदाज़ा हम सब कर सकते हैं। उनके गम में हम शरीक हैं, लेकिन ये जो दहशतगर्दी की एक लहर है, जो कि वैसे तो काफ़ी देर से जारी है, लेकिन गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से हिंदुस्तान की मदद से, उसकी प्रॉक्सीज़ की मदद से, बलूचिस्तान हो या केपीके हो, यहाँ पर इन कार्रवाइयों में, इस तरह की वारदातों में काफ़ी ज़्यादा इज़ाफ़ा हुआ है। अफ़गानिस्तान की सरज़मीन आप ठीक कह रही हैं इस्तेमाल हो रही है, प्रॉक्सीज़ यूज़ हो रहे हैं, इनके आपस में नेक्सेस हैं। आपने बलोच यकजहती काउंसिल और फितना ख़ारिज के नेक्सेस का ज़िक्र किया है, इसी तरह के नेक्सेस टीटीपी, टीटीए के भी हैं और ज़ाहिर है इनको हिंदुस्तान सपोर्ट करता है। रियासती दहशतगर्दी की दुनिया में बदतरीन मिसाल, तो एक मल्टी डायमेंशनल एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए।
दहशत गर्दी का इंटरनली भी एक्सटर्नली भी। एक्सटर्नली हिंदुस्तान ने पिछले साल जब मुंह दिखाई तो उसको पता है कि वो पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तानी कौम के माइट का सामना नहीं कर सकता, तो उसने ये एक इंतहाई बुज़दिलाना तरीका इख्तियार किया है कि प्रॉक्सीज के लिए पाकिस्तान में दहशतगर्दी को हवा दी जाए और बिल्कुल ऐसे ही पाकिस्तान है। के मुआशरे में एक गैर यकीनी की अबतरी की सूरत हाल पैदा की जाए। मगर आपने दुरुस्त फरमाया कि लोगों को शिकस्त इनका मुकद्दर है। पिछले एक हफ्ते के दौरान 200 से ज़्यादा बलूचिस्तान में मारे गए हैं। आज कोई 27-28 केपीके पे मारे गए हैं। ये इसी तरीके से सिलसिला वास्ते जहन्नम होते रहेंगे और जी इस दहशतगर्दी की इस लानत को हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। लेकिन बिल्कुल सही फिलहाल ब्रिगेडियर साहब, और टिपिकल जिस टाइम तरह द से पूरी आपने कौम हवाला के लिए। दिया, हो सकता है कि उसी का ये रिएक्शन देने की कोशिश की। हम शनीला साहबा से उनका पॉइंट लेंगे, लेकिन उससे भी पहले हमारी रिपोर्टर शबिया नकवी पिम्स अस्पताल के बाहर मौजूद हैं, उनसे हम जान लेते हैं क्योंकि 170 से ज़ायद अफराद ज़ख्मी भी हुए हैं इस वाक़े में। ज़ख्मियों की हालत कैसी है? शबिया बताइएगा, अस्पताल में यकीनन इमरजेंसी नाफिज है, यहाँ पे कितने ज़ख्मी लाए गए, कितनों की सीरियस हालत है, क्या सिचुएशन है इस वक्त, बताइएगा। जी बिल्कुल, तरलाई जो धमाके के बाद हमने देखा कि तीनों जो हस्पताल हैं, ना सिर्फ पिम्स बल्कि पोली क्लिनिक में भी और सीडी हस्पताल में भी इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। तमाम स्टाफ की छुट्टियां जो हैं वो मुअत्तल कर दी गई और उसके साथ हमने ये देखा कि एम्बुलेंसेस पे जो ज़ख्मी हैं और उसके साथ डेड बॉडीज़ भी आना शुरू हो गई। तो अब तक जो तर्जमान पिम्स के मुताबिक पिम्स में 28 डेड बॉडीज़ जबकि 105 ज़ख्मी लाए गए हैं। इसी तरह पोली क्लिनिक की अगर हम बात करें तो पोली क्लिनिक में 12 जख्मी लाए गए, जबकि 3 डेड बॉडीज जिसमें ओन अब्बास, डॉक्टर अब्बास मेहदी और नासिर अली जो है उनकी डेड बॉडीज लाई गई, जबकि एक शख्स जो है उसकी अभी तक शनाख्त नहीं हो सकी। तो कुल पोली क्लिनिक में 4 डेड बॉडीज आई। इसके साथ फेडरल जनरल अस्पताल की भी अगर हम बात करें तो वहाँ पर भी 31 जख्मी लाए गए हैं। बहुत पुरदर्द मनाजिर थे यहाँ पे जब वर्षा अपने जो डेड हुए हुए जो ज़िंदगी की बाजी हार चुके हैं लोग, उनके यहाँ पे तलाश करने आ रहे थे। तो पहले वो ज़ख्मियों की तरफ जाते थे, लेकिन जब ज़ख्मियों में अपना अजीज़ नहीं पाते थे तो उसके बाद वो डेड बॉडीज़ की तरफ आते थे। माएँ जो थी वो अपने बेटों के लिए रो रही थी। उसके साथ हमने ये भी देखा कि पिम्स में भी जो सिक्योरिटी है उसको हाई अलर्ट किया गया। पुलिस की एक भारी नफरी यहाँ पे तैनात थी। एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यहाँ पे सिक्योरिटी के साथ साथ ये भी मौजूद था। बताएं कि क्या कोई इमरजेंसी डेस्क वगैरह कायम किया गया जहाँ पे प्यारों की तलाश में जो लवाहिकीन आ रहे हैं वो वहाँ से इंफॉर्मेशन ले सकें? जी बिल्कुल, पिम्स में बेसिकली 2 इमरजेंसीज है, एक न्यू इमरजेंसी है और एक पुरानी। जो न्यू इमरजेंसी है वो इंफॉर्मेशन डेस्क का काम भी कर रही है और इसके साथ साथ जो मरीज़ हैं जो ज़ख्मी हैं उनको इब्तदाई जो तिबी इमदाद है वो भी दी जाती है, लेकिन जो सीरियस किस्म के ज़ख्मी है वो हमने देखा कि वो सीधे पुरानी जो इमरजेंसी है उसमें भेजे जाते हैं या उसके अलावा जिनको सर्जरीज की ज़रूरत है। शबिया, बहुत शुक्रिया, आप हमें पिम्स अस्पताल के बाहर की सूरत हाल और अंदर की सूरत हाल से आई थी। शनीला साहबा, इंतहाई अफसोसनाक वाक़या हम देखते हैं कि जब भी मुल्क थोड़ा बेहतरी की जानिब गामज़न होता है और स्पेशली जब कोई फॉरेन डेलीगेशंस हमारे मुल्क में आई होती हैं तो इस तरह की कार्रवाइयाँ ज़रूर की जाती हैं। क्या मैसेज देने की कोशिश की गई है इस वाक़े में? बहुत शुक्रिया जवेरिया। मैसेज वही है जो बरसों से हमारे जो दुश्मन है हमें देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो हमारी कौम है अल्लाह ताला ने उसको बड़ी हिम्मत और हौसला दिया हुआ है। हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो बड़े चाको चौबंद और हर वक्त हमारी हिफाजत के लिए तैयार रहते हैं। जाहिर मंगल के दिन अभी कजाकिस्तान के जो सदर हैं वो होके गए हैं, अभी उज़्बेकिस्तान के सदर आए हुए हैं। पाकिस्तान के अंदर जाने से आधा घंटा पहले ये वाक़या हुआ है जी, और इकॉनमी में स्टेबिलिटी आ रही थी। बलूचिस्तान के अंदर 2-3 दिन पहले जो हमने 100 से ज्यादा फितनतुल ख्वारिज के लोगों को जहन्नुम वासिल किया था, ये उसका रिएक्शन है, ये होना था। क्योंकि वो उस वक्त भी जब वो बलूचिस्तान के अंदर आए थे तो उनकी कोशिश क्या थी, यही थी कि इतने शहरों पे जब एकदम से हम अटैक करेंगे तो बहुत ज्यादा कैजुअलिटीज होंगी, पाकिस्तान के अंदर खौफ व खरास पैदा होगा और लोग जो हैं वो घरों में छुप जाएंगे या अपनी हुकूमत के खिलाफ निकल आएंगे या हुकूमत या जो पाकिस्तान है उस दुनिया के अंदर उसका बुरा मैसेज जाएगा। क्योंकि देखें जिस वक्त इन्होंने हमला किया उसी वक्त जो इंडियन चैनल्स थे वहां पे जो ट्रांसमिशन शुरू हो गई थी वो क्या मैसेज देने की कोशिश करी थी दुनिया को, ये कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत बनने की तरफ जा रहा है, कि उसके इतने ज्यादा शहरों में हमले हो रहे हैं और इतने ज्यादा लोग जो हैं वो शहीद कर दिए जाएंगे। लेकिन हमारे सिक्योरिटी के इदारे अलर्ट थे।
जितनी मैक्सिमम कैजुअलिटी होती है वो रोक सकते थे, उन्होंने रोकी। उन्होंने उस तमाम जो आए थे फितनतुल खारिज के लोग, उनको जहन्नुम वासिल किया। और जो इंडिया का ख्वाब था, जो उनके चैनल जो दुनिया को दिखाना जा रहे थे, वहां से एक मैसेज किया गया कि पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्स अलर्ट है। और आप ये देखें कि इस दहशतगर्दी की तमाम दुनिया से मजम्मत हुई। BLA जो है, जिसके बारे में इंडिया ये कहना चाह रहा था कि जी ये एक नाम नेहाद जो हुकूक की जंग लड़ी जा रही है, अलहदगी पसंद की जंग लड़ी जा रही है, उसको टेररिस्ट दहशतगर्द करार दिया गया, उसके खिलाफ मजम्मत की गई, पाकिस्तान के साथ सॉलिडारिटी शो की गई। आज का जो मैसेज है, देखिए पहली दफा नहीं है कि इन्होंने इमाम बारगाह पे हमला किया, पे पेशावर में भी एक दफा कर चुके हैं, मसाजिद पे कर चुके हैं, दादा दरबार पे हमला किया हुआ है, वो से इन्होंने मजार के ऊपर किया हुआ है, लेकिन इन्होंने लोगों को रोक लिया। नहीं रोकते लोग, उससे भी ज्यादा अगले दिन वहां पे जा रहे होते, क्योंकि वो डरते नहीं है। और 10 मई को जब इन्होंने पाकिस्तान पे हमला किया था इंडिया ने, उन्होंने उस वक्त भी देख लिया था कि हमारी अवाम किस तरह शाना बशाना सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ बिल्कुल ऐसे ही है। तो बिल्कुल ऐसी है। इमाम बारगाह पे जो हमला है शनीला साहबा, ये फिरका वारियत को भी फ़रोग देने की कोशिश की जा रही है। ब्रिगेडियर साहब, शनाख्त हो गई है, ये जो खुदकुश हमला आवर था, ये बताया जा रहा है कि अफ़गानिस्तान से ये तरबियत लेके आया था और रिसेंट उसने कई अफ़गानिस्तान के किए थे। यानी अब ये पूरी दुनिया के सामने वाज़े हो गया है कि भारत जो है वो अफ़गानिस्तान को प्रॉक्सी के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है और अफ़गानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल हो रही है। अब जब ये वाज़े हो गया है तो हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन मज़ीद क्या इम्प्रूवमेंट्स की ज़रूरत है और क्या मज़ीद स्ट्रैटेजीज़ बनाने की ज़रूरत है? देखिए, जहाँ तक शनाख्त का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है। ये तो अभी बात बिल्कुल साबित हो चुकी है कि अफगानिस्तान की सरजमीन एक गढ़ बन चुकी है दहशतगर्दी का और एपी सेंटर ऑफ वर्ल्ड टेररिज्म की तरफ तेजी से ये बढ़ रहा है। पाकिस्तान बारहा दुनिया को ये बताने की कोशिश कर रहा है, हर फोरम पे डिप्लोमेटिकली हम उनको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या दुनिया किसी और बड़े वाक़या होने का इंतजार करे, क्या किसी और 9/11 का इंतजार कर रहे हैं कि दुनिया की आंखें खुलेंगी। आज अगर पाकिस्तान इनकी दहशतगर्दी का निशाना बन रहा है, हमारा मुआशरा बन रहा है, हमारे बेगुनाह लोगों की जानें जाई जा रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये खतरा सिर्फ पाकिस्तान के लिए है। पाकिस्तान इस दहशतगर्दी के सामने एक आनी दीवार बन के खड़ा हुआ है और ये अगर खुदा न खास्ता ये दीवार किसी तरीके से इसको नुकसान पहुंचता है तो ये खतरा पूरी दुनिया के लिए है। हम तो फिर भी इनका सामना कर रहे हैं, इनको शिकस्त दे रहे हैं और इनका मुकाबला कर रहे हैं बहादुरी और कामयाबी से। दुनिया की कोई और फौज, दुनिया की कोई और कौम जो है एक दिन में इनके सामने नहीं ठहर सकती। हिंदुस्तान एक ऐसी रियासत है जो दुनिया में रियासती दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल है। आपने पूछा कि हमें क्या करना चाहिए डिप्लोमेटिकली, तो जो हम कर रहे हैं वो हम बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। उसमें मजीद तेजी लाने की जरूरत है, ज्यादा ऑफेंसिव डिप्लोमेसी की जरूरत है और उसका डिप्लोमेसी का महवर अफगानिस्तान तो है ही है, लेकिन दुनिया को ये बताना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अफगानिस्तान के पीछे हिंदुस्तान है। पाकिस्तान के शहरों में दहशतगर्दी होती है, हिंदुस्तान में खुशियां मनाई जाती हैं। बिल्कुल ऐसे वो है। पाकिस्तान के शहरों में, पाकिस्तान के कस्बों में गरीब मासूम लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं, उनको निशाना बनाते हैं, इंसानी जानें ज़ाया जाती हैं। दुनिया को ये बताते हैं कि पाकिस्तान एक नाकाम रियासत है। यानी कि दहशतगर्दी की मजम्मत तो एक तरफ है, वो उल्टा इस पर खुशियां मनाते हैं। वो इसलिए खुशियां मनाते हैं कि उन्होंने प्लान किया होता है, उनको पता होता है कि आज फलाने शहर में हमला होना है, आज फलानी जगह पे ये वाकया होना है, और जब वाकया हो जाता है तो ज़ाहिर उन्हें खुशी तो मनानी है। और ब्रिगेडियर साहब, मेरे ख्याल में यही एक वाज़े लकीर है इन दोनों ममालिक के दरमियान। खुदा न खास्ता अगर हमारे हमसाया मुल्क में कोई भी वाकया होता है तो पूरा पाकिस्तान उसमें कर रहा होता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में कुछ भी हो जाए तो उसको सेलिब्रेट किया जाता है और इंडियन मीडिया ख़ास तौर पर इसको सेलिब्रेट करता है। शनीला साहब, आपका पॉइंट मैं ज़रूर लूँगी, लेकिन जाए वक़वा पे हमारे नुमाइंदे साकिब सैयद मौजूद हैं। साकिब, जाए वक़वा पे आप मौजूद हैं, बताइएगा कि ये वाकया किस तरह से पेश आया। अभी यकीनन कॉर्डन ऑफ किया होगा इलाके को, क्या सूरत हाल है और रैनी शाहिदीन क्या बताते हैं? जी देखिए, इस वक्त पे हम जय वक़ुओं पे मौजूद हैं। ये बिल्कुल तरलई का मज़ाफ़ाती एक इलाका है जहाँ पे आज मस्जिद में खुदकश हमलावर की जानिब से एक धमाका किया जाता है और मौके पर ही जो 31 जो नमाजी हैं वो शहीद होते हैं और तकरीबन 100 से ज़ायद अब तक बताया जा रहा है कि 160 से ज़ायद जो ज़ख्मी हो चुके हैं, जो इस्लामाबाद और पिंडी के मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेर इलाज हैं।
ये वाक़या पेश कैसे आता है? ये चूँकि इस जो CCTV फुटेज भी सामने आ गई है, उस CCTV फुटेज में देखा जा सकता है कि जो खुदकश हमलावर होता है वो बाकायदा तौर पर ट्रेन होता है और उसने बाकायदा तौर पर तरबियत भी हासिल की हुई है। चूँकि इससे कबल भी आपको बता चलूँ कि इस्लामाबाद में G11 में भी इस तरह के वाक़या पेश आया था, जिसके पीछे जो हमें मालूम हुआ तो वो अफ़गानिस्तान से यहाँ पे आया हुआ था, वहाँ से बाकायदा तौर पर जो है वो तरबियत हासिल की थी और उससे जो फंडिंग थी वो भारत की जानिब से दी गई थी। चूँकि अब ये वाला केस बिल्कुल एक ही किस्म का है। ये बंदा जो है बाकायदा तौर पर तरबियत याफ्ता है और ये जो अच्छा साकिब, हमें ये बताएं कि क्या शवाहिद मिल रहे हैं कि ये दहशतगर्द यहाँ तक पहुँचा कैसे, सिक्योरिटी अमूमी तौर पर क्या है इस इमाम बारगाह की, और क्या कोई थ्रेट अलर्ट था यहाँ पे? जी देखें, जैसे कि तलाल चौधरी जो वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला है, उसने भी कहा कि जो है ये जो दहशतगर्द हैं ये सॉफ्ट टारगेट को जो है हिट करते हैं। वजह ये है कि जहाँ पे सिक्योरिटी कम होती है या जहाँ पे पुलिस की नफरी कम होती है या जहाँ पे सिक्योरिटी के इंतजामात बिल्कुल होते नहीं हैं, तो ये दहशतगर्द जो है ये बाकायदा वहाँ पे ट्रेन होते हैं। चूँकि ये दहशतगर्द जो खुदकश हमला हुआ था ये 2 तारीख को भी इस इलाके में आता है और बाकायदा तौर पर रेकी करता है, उस इलाके को छानबीन करता है। उसके बाद आज 6 तारीख को बाकायदा तौर पर ये इस इमाम बारगाह को टारगेट करता है और टारगेट करने के बाद आपको ये भी बता चलूँ कि ये ऐसा खुदकश हमला आवर था चूँकि ये पहले फायरिंग करता है, फायरिंग के दौरान जो है मौजूद जो सिक्योरिटी गार्ड होता है वो उसको हिट करता है, उसको शहीद करता है। उसके बाद बाकायदा तौर पर इमाम बारगाह के अंदर दाखिल होता है और अपने आप को ब्लास्ट करता है। तो इससे वाज़ेह होता है कि ये बिल्कुल तरबियत याफ्ता एक दहशतगर्द है जिसको अफगानिस्तान में तरबियत दी जाती है। प्लानिंग के साथ और रेकी के बाद ये जो वाक़या है अफसोसनाक, ये वाक़या सरसद किया गया है प्रॉपर प्लानिंग के साथ। शनीरा साहब, अब सवाल यहाँ पे ये है कि जो दहशतगर्दी की लहर है वो केपी और बलूचिस्तान से होती हुई हम देख रहे हैं कि आगे बढ़ रही है और रावलपिंडी में अब ये निशाना बनाया गया है दहशतगर्दी का। हमारी अब पहले भी प्रोग्राम्स में हम बात कर रहे थे कि एक बार पहले जब दहशतगर्दी की लहर ने बहुत सर उठा लिया था तो हमने कुछ कैंपेन स्टार्ट कर दी थी, हमने एडवोकेसी स्टार्ट कर दी थी, क्योंकि इस दहशतगर्द का यहाँ का दौरा करना, रैकी करना, ये भी बहुत अलार्मिंग है। तो अब कौन कौन से ऐसे मेजर्स हैं जो अफवाज तो अपना काम कर रही है लेकिन आवाम को भी अवेयर करने की ज़रूरत है और एडवोकेट करने की ज़रूरत है? देखें, बात यह है कि जो दहशतगर्द खुदकुश हमला आवर आ रहा होता है ना, उसको रोकना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि जाहिर है अगर आप उसको पकड़ेंगे भी तो उसने अपने आप को धमाके से उड़ा देना है, तो उसका होना ही होना होता है, वहाँ पे हादसात होने होते हैं। ये ज़रूर है कि आवाम को जाहिर है एजुकेट किया जा रहा होता है, हर दफ़ा ये बात की जा रही होती है कि कोई मशकूक बंदा नज़र आता है, कोई मशकूक चीज़ नज़र आपको आती है, आप उसको ज़रूर इतला दें। लेकिन बात ये जवेदा कि आप पहले बात कर रही थी कि दुनिया को पता होना चाहिए। अब यूएन की सिक्योरिटी काउंसिल में एक रिपोर्ट आती है जिसमें बताया जाता है कि अमेरिका जो 7-8 अरब डॉलर का असला छोड़ के गया है अफगानिस्तान में, वो पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है। सिगार की अभी एक रिपोर्ट आई है तो उसमें भी उन्होंने यही बात कही है। तो जहाँ पे, और ख्वाजा आसिफ भी पार्लियामेंट में कह रहे हैं, इतना जदीद असला इस्तेमाल होता है, जहाँ पे इतने ट्रेन लोग आ रहे हैं जिनको इंडिया में, अफगानिस्तान में ट्रेनिंग दी जा रही है, तो एक आम अफगान का मुकाबला नहीं कर सकती। जाहिर है उनका मुकाबला सिक्योरिटी फोर्सेस ने करना है। अब बात तो ये है ना कि यूएन जो है इस मामले में इंटरवीन क्यों नहीं करता है? अगर वहां उनकी रिपोर्ट उनको बता रही है कि अफगानिस्तान के अंदर 7-8 अरब डॉलर का अमरीकी असला मौजूद है, तो क्यों नहीं उसको वापस लेने के लिए कोई मैकेनिज्म बनाया जाता? क्यों नहीं अफगानिस्तान की हुकूमत के ऊपर उधर से दबाव डाला जाता? अमेरिका क्यों नहीं यहाँ पे इंटरवीन कर रहा है? जब ईसीओ का इजलास होता है, उसके अंदर जो इलामिया आता है उसमें वाज़ेह तौर पर यह बात की जाती है कि जो ममालिक प्रॉक्सी के जरिए भी जंग लड़े या दहशतगर्दी करते हैं, हम उनकी भी मजम्मत करते हैं। तो ये कहाँ पे जाता है? इनडायरेक्टली इंडिया की तरफ जाता है। तो बजाय ये कि इंडिया के साथ की मजम्मत की जाए, उस पर दबाव डाला जाए। हम देखें यूरोपीय यूनियन जाके उनके साथ मुआहदे कर रहा है, अमेरिका भी टैरिफ की कमी कर रहा है। तो ये दुनिया को अब रियलाइज करना होगा कि अगर आप इसी तरह दहशतगर्द ममालिक को जो दहशतगर्दी एक्सपोर्ट कर रहे हैं उनको इस तरह आप खुली शय देंगे तो कल को वो आपकी तरफ भी आएंगे। 9/11 किसी को भूला नहीं है। तो अगर अफगानिस्तान में ये ट्रेनिंग मिल रही है, अफगानिस्तान के पास ये असला आ रहा है, तो कल को वो अफगानिस्तान जो रेंट टेररिस्ट बनेगा तो वो आपकी तरफ भी पहुंच जाएगा, वो और मुल्कों की तरफ भी पहुंचेगा, क्योंकि उसको पैसे मिलेंगे तो वो दुश्मन मुल्क से पैसे लेके वहां पे जाएगा। तो ये अब आलमी बरादरी को सोचना, हम तो अपना दिफा कर रहे हैं, हम बिल्कुल ऐसे आलमी बरादरी को ये सोचना चाहिए। और गुज़िश्ता दिनों में जो वाक़यात हुए हैं दहशतगर्दी के दीगर ममालिक में भी, उनमें भी अफगानिस्तान
کا मुलविस होना और अफगानियों का मुलविस होना बहुत अलार्मिंग है। और शनीला साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट रेस किया कि यूएन इंटरवीन क्यों नहीं करता। इस सवाल का जवाब हम लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद ब्रिगेडियर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। शनीला साहब हमारे साथ ही मौजूद होंगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। कल रात से अपने प्यारे शहर लाहौर को देख के सिर्फ यही दुआ निकल रही है कि अल्लाह हमारे प्यारे शहर लाहौर की जो रौनकें हैं वो दाइम आबाद रखना, क्योंकि बसंत एक बार फिर से लौट आई है। और यूँ लग रहा है जैसे लाहौर ने 2 दिहाइयों के बाद दोबारा सांस ली हो गया। बसंत सिर्फ क्योंकि पतंगों का त्यौहार नहीं होता, ये लाहौरी रूह समझी जाती है और ये रूह की वापसी हुई है। वो रूह जो रंगों से बात करती है, जो आसमान को देखकर मुस्कुराती है, जो छतों पर खड़े होकर अजनबियों को भी अपना बना लेती है। आज लाहौर दुल्हन की तरह सजा हुआ है। पीला, सब्ज, नीला, गुलाबी, हर रंग एक कहानी बयान कर रहा है और हर पतंग में एक ख्वाब बुंदा हुआ है। 2 दिहाइयाँ एक तवील इंतज़ार होता है। इन बरसों में हमने बहुत कुछ खोया, मगर यादें जिंदा हैं। आज जब आसमान पर फिर से पतंगें नाच रही हैं तो यूँ लगता है जैसे माजी ने हाल को गले लगाया। और मैं इतनी इमोशनल हो गई हूँ कि मेरी आवाज़ जो है वो लटखड़ाने लगी है। तो डायरेक्टली हम अपने नुमाइंदगान की तरफ चलते हैं। हदीका अरूज हमारी एंकर पर्सन लिबर्टी में मौजूद है, उनसे हम जानते हैं। हदीका, लिबर्टी की रौनकें ज़रा हमें दिखाइए और बताइएगा। जवेरिया, इस वक्त मैं लिबर्टी में मौजूद हूँ और आप मेरे पीछे देख सकती हैं कि किस कदर खूबसूरती से यहाँ पे सजावट की गई है। हम नॉर्मली इवेंट्स में देखते हैं कि लिबर्टी एक ऐसा पॉइंट होता है कि ईद हो या कोई भी इवेंट हो, ये खूबसूरती से सजाया जाता है। लेकिन आज जिस तरह सजाया गया, इससे पहले से 25 साल तक ऐसा कुछ देखने में नहीं आया लिबर्टी के पॉइंट पे। यहाँ पे लातादाद अफराद यहाँ पे मौजूद हैं जो कि फ्री ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल कर रहे हैं। खसूसी तौर पर ख़वातीन के लिए इंतहाई सिक्योर माहौल यहाँ पे बनाया गया है और फैमिलीज़ यहाँ पे मौजूद है। जैसे कि आपने अभी फरमाया कि 25 साल बाद मतलब कि नेक्स्ट जनरेशन आ जाती है, उन्हें नहीं पता कि बसंत क्या है, लेकिन यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आए हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें गाइड कर रहे हैं, उन्हें बता रहे हैं कि बसंत का बेसिकली कॉन्सेप्ट क्या है और इसको किस तरह से हम पहले सेलिब्रेट करते थे और आज हम मजीद आगे इंशाल्लाह आने वाले वक्तों में हम इसको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे साथ मौजूद है हदीका, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि इस बसंत पे हम देख रहे हैं कि जो जेन जी और मिलेनियल्स हैं उनकी बड़ी मज़े की जुगलबंदी चल रही है। मिलेनियल्स जो हैं वो अपनी माजी को याद कर रहे हैं और रिवाइव कर रहे हैं यादों को, और जो जेन जी हैं वो इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं और एंजॉय कर रहे हैं और मिलेनियल्स से कुछ सीख रहे हैं। जी, राना वहीद भी हैं, उनसे भी बात करवा दें हमारी। राना वहीद, आप कल रात से ही कवर कर रहे हैं इस पूरे बसंत के इवेंट को। लिबर्टी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे इंतजामात कैसे हैं और जो SOPs बनाए गए थे पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से वो फॉलो हो रहे हैं? दरमियान किसी भी किस्म का कोई भी क्लैश नहीं है, बल्कि जनरेशन जी जो है वो बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही है और इंटरेस्ट ले रही है कि हम सीखें कि मिलेनियल्स किस तरह एंजॉय करते थे। राना वहीद की तरफ बढ़ते हैं। ये कल से और काफ़ी अरसे से ये कवरेज कर रहे थे जब से बसंत की अनाउंसमेंट हुई थी। अब उनसे पूछते हैं कि राना वहीद ने भी पहले बसंतें देखी हैं और 25 साल बाद जो आज आपने बसंत देखी और कवर किया है, क्या आपने फ़र्क महसूस किया इसमें? देखें, ये एक बड़ा इवेंट है और मरियम नवाज़ के हवाले से अगर बात की जाए तो कल जब मरियम नवाज़ इधर आई थी तो मेरी उनसे बात भी हुई थी और उनका यही कहना था कि ये मैं बड़ी मुश्किल से उन्होंने डिसीजन लिया कि इसको वापस लौट के आया। आप देखेंगे ये तो लिबर्टी में आ गई है। पहले जो बसंत हमने जो देखी वो अंदरून लाहौर 12 दरवाज़ों के अंदर हमने देखी थी कि बड़ी गहमा गहमी होती थी। अब भी हुई है, अब भी वहाँ पे दिन जो रात है वो दिन नज़र आता है। तो वहाँ पे अंदरून लाहौर के जो लाहौरी हैं वो जिंदा दिलान तो हैं ही, वो इस त्यौहार को एक सेलिब्रेशन होती है। आज भी अंदरून बिरून मुल्क और पाकिस्तान भर से लोग जो हैं वो अंदरून लाहौर में मौजूद हैं। आप उसको छोड़ें, आप देखें हम इस वक्त लिबर्टी में हैं। मैं चांद रात को आता हूँ, ईद की रात को, तो ये इन्वायरमेंट मुझे नज़र नहीं आता, लेकिन आज उससे बढ़कर लोग यहाँ पे आए हैं और बड़े पुरअमन तरीके से हम देख रहे हैं कि लोग सेलिब्रेट कर रहे हैं, फैमिलीज़ के साथ आए हैं। और जहाँ पे आपने जी और जेनजीज की बात की है तो जेनजीज का के लिए तो नई चीज़ है, लेकिन वो किस तरह एक्सेप्ट कर रहे हैं, उनको कैसे खुशी हो रही है इस त्यौहार का जानकर, उसको उसके वालिदैन, उनके अंकल जो भी उनके साथ वो उनको बता रहे हैं। आपके इर्द गिर्द हम लोगों का भी हुजूम देख रहे हैं, हम यकीनन चाहेंगे कि हम उनके जज्बात भी जानें। किसी से आप बात करवा सकती हैं?
اقدام کیا ہے, یہ کھیل کے طور پہ اس کو لیا جائے. صحیح. ہماری جو اینکر ہیں جویریہ وہ کہہ رہی ہیں کہ آپ کافی رش دیکھ رہی ہیں یہاں پر, تو ان سے بات کروائے اور ان سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ کس طرح سے انجوائے کر رہے ہیں. تو آپ بتائیے گا کہ ابھی لبرٹی آپ کب سے یہاں پہ موجود ہیں؟ کل رات سے موجود ہیں یا آج آئے ہیں اور آپ فیملی کے ساتھ آئے ہیں؟ میری دیہڑی ٹوٹ گئی, میرے کو تو پیسے ہی نہیں ہے گئے. لیکن ٹھیک ہے, جن کے پاس پیسے نہیں ہے, اب یہاں پہ میں نے ایک بچہ دیکھا جس نے شاپر کی پتنگ اٹھائی ہوئی تھی, ان کے ہاتھ میں یہ پتنگ ہے. اب جن کے پاس پیسے نہیں ہے اور جن کے پاس بجٹ نہیں ہے, جویریہ آپ دیکھ سکتی ہیں شاپر کی پتنگیں وہ بنا رہے ہیں, لیکن وہ اپنا شوق پورا کر لیں. ہم کسی اور سے بات کرتے ہیں. کہاں کی ہے؟ میں بھاول نگر کا رہنے والا ہوں, میں ادھر سے بنا کے لے آیا ہوں. اچھا, تو آپ نے یہاں پہ اڑائی ہے پتنگ؟ جی اڑائی ہے کل رات. تو لاہور کی سیلیبریشن آپ کو کیسی لگ رہی ہے؟ بہت اچھی لگی الحمدللہ. ٹھیک ہے, اس سے پہلے آپ بتائیں آپ نے کبھی اپنی لائف میں پسند دیکھی ہے؟ نہیں, فرسٹ ٹائم آئے ہیں لاہور جڑاوالا سے. تو آپ یہ دیکھ سکتی ہیں یہاں پہ کہ کس قدر رش ہے اور فیملیز یہاں پہ موجود ہیں. جمع غفیر یہاں پہ لگا ہوا ہے بالکل ایسی ہے حدیقہ, ہر کوئی اپنے انداز میں اس یہاں پہ فیسٹیول کو سیلیبریٹ کر رہا ہے. کوئی پتنگ سیلیبریٹ کر رہا ہے, تو کوئی گھوم پھر کر سیلیبریٹ کر رہا ہے, کوئی روشنیوں کو دیکھ کر سیلیبریٹ کر رہا ہے, لیکن پورا لاہور اس وقت خوش ہے. تھینک یو سو مچ. حدیقہ عروج ہمارے ساتھ موجود تھیں. شنیرہ صاحبہ اسٹوڈیوز میں آپ آتی ہوں دوبارہ آپ کی طرف. بسنت کا ریوائول ہوا ہے, آپ اس تہوار کو اور اس اقدام کو کس طرح سے دیکھتی ہیں؟ پورا لاہور اس وقت خوشی سے سرشار ہے اور خوب انجوائے کر رہا ہے, کیسے دیکھتی ہیں اس اقدام کو؟ بات یہ ہے کہ جویریہ 10 سال کی عمر تک تو میں نے بھی لاہور میں دیکھی تھی بسنت. اس کے بعد ہم خیبر پختونخوا شفٹ ہو گئے, پھر اسلام آباد آ گئے, تو وہ چیز وہ میں نے نہیں دوبارہ دیکھی پھر. لیکن میں چاہتی تھی کہ اس کا ریوائول ہو. دیکھیں کچھ ظاہر اس کے ساتھ کچھ ہوتے ہیں کہ مسئلے بھی ہیں, رسک ہوتا ہے انسانی جان کا, کیونکہ پہلے جب ہمارا زمانہ تھا ہم دیکھتے تھے سمپل ڈور ہوتی تھی, پتنگیں ہوتی تھی, چھتوں کے اوپر رونق کھابے, یہ سب کچھ چل رہا ہوتا تھا. پھر دھاتی ڈور آ گئی, اس کے ساتھ انسانی جانوں کا ضیاع ہونا شروع ہو گیا, تو پھر اس پہ پابندی لگ گئی. مریم نواز کا بڑا بولڈ اقدام ہے, لیکن انہوں نے اس کے اوپر محنت بھی بہت کی ہے کہ جس طرح آپ کی جو ڈور ہے وہ QR کوڈ کے ساتھ آئے گی, پتنگیں کس طرح ہوں گی, کس طرح ہر 10 لاکھ بائک کے اوپر انہوں نے وہ لگائے ہیں, راڈ لگائے ہیں تاکہ ان کی جانوں کو محفوظ کیا جائے. ہر تہوار جو ہوتا ہے وہ ایک خوشی کا موقع ہوتا ہے, مل بیٹھنے کا موقع ہوتا ہے, اور ہمارے ملک کے جو عوام ہے اس نے بڑے دکھ دیکھے ہیں. ہم ہر روز لاشیں اٹھا رہے ہوتے ہیں, ہم دہشت گردی کے واقعات دیکھ رہے ہیں, تو ہماری عوام کا حق بنتا ہے کہ وہ خوش ہو, وہ خوشیاں منائیں. تو یہ ان کو ایک خوشی کا موقع دیا گیا. دوسرا اس کے ساتھ جویریہ ایک اور ایکسپیکٹ جو ہوتا ہے جس کو لوگ اگنور کرتے ہیں, وہ ہے ایک معاشی ریوائول. دیکھیں جو لوگ پتنگیں بناتے ہیں, ڈور بناتے ہیں, جو لوگ کیٹرنگ کا کام کر رہے ہیں, جو ٹیلرز ہیں, ان کی لاکھوں کی دہاڑی لگ رہی ہوتی ہے. پھر جن لوگوں کے گھروں کے اندرون شہروں میں جن غریب گھروں کی جا کے چھتیں لیتے ہیں, وہ لاکھوں میں چھتیں بک کرواتے ہیں, ان کو ایک طرح سے بہت زیادہ اس سے بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے, اس کو ہم ڈسکس کریں گے کیونکہ بہت سی ویڈیوز ہم ایسے لوگوں کی دیکھ رہے ہیں جو اتنے ذاتی ہیں اور جو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے پاس کھانے کے پیسے نہیں تھے, اور اب پیسہ کہاں سے آ رہا ہے ہمیں پتہ بھی نہیں چل رہا. تو یقیناً معاشی ریوائول بھی ہوا ہے, اس پہ ہم بات کریں گے بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. شنیرہ صاحبہ ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں. بریک پہ جانے سے پہلے ہم یہ بات کر رہے تھے کہ جو بسنت کا تہوار ہے وہ صرف خوشیوں کو لے کر نہیں لوٹا, بلکہ اس کے ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت سے جو کاروبار ہیں ان کا بھی ریوائول ہوا ہے. شنیرہ صاحبہ, معاشی طور پر کتنا ضروری ہے اس طرح کے تہواروں کا ہونا, اور اس کی کنٹینیوٹی آپ کس طرح سے دیکھ رہی ہیں؟ کیونکہ مریم نواز صاحبہ نے کہا تھا کہ یہ پائلٹ پروجیکٹ ہے ہمارے لیے, اگر یہ ٹھیک سے ہو گیا تو پھر یہ تہوار جو ہے وہ ہر سال منایا جائے گا اور پورے پنجاب میں, پورے پاکستان میں منایا جائے گا. ایفرٹ کر دی ہے حکومت, جو گائیڈ لائن دے سکتی تھی, جو SOPs جاری کر سکتی تھی, حکومت نے کی. بائکس کے اوپر راڈ لگائے, اس کے علاوہ QR کوڈ کا کہا گیا, پتنگوں کا بتایا گیا, صرف لاہور کے اندر بنے گی, رجسٹریشن کروائی گی لوگوں کی کہ صرف مخصوص دکانوں سے بنے گی, صرف یہ لوگوں کی جانوں کو سکیور کرنے کے لیے. اب یہ جو لاہور کے عوام ہیں ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کیا وہ چاہتے ہیں کہ اس کا ریوائول ہو. اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہ منائی جائے, دوسرے شہروں تک بھی پہنچے اور یہ ہر سال منائی جائے, تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جو گائیڈ لائن, جو SOPs حکومت نے جاری کی ہے, اس کے اوپر عمل درآمد کریں. جتنا اس کو محفوظ بنا کے وہ, اور جو قانون ہے اس کے اوپر عمل کر کے
चलेंगे तो आइंदा ये होता रहेगा। और देखें दुनिया में फेस्टिवल होते हैं और एक बहुत बड़ा वो आपके ज़रिए मुबादला का जरिया बनता है, क्योंकि दुनिया भर से लोग उन फेस्टिवल्स के अंदर आते हैं, फिर आपको टूरिज्म प्रमोट होता है, आपके मुल्क के लिए रेवेन्यू जनरेट होता है। आप स्पेन में देख लें, बुल फाइट एक खतरनाक फेस्टिवल है, लेकिन दुनिया भर से लोग आते हैं वहां पे आने के लिए। इंडिया के अंदर बहुत से फेस्टिवल हो रहे होते हैं, वहां पे दुनिया के जो है लोग वो आ रहे होते हैं। तो अगर हम चाह रहे हैं कि हम टूरिज्म को प्रमोट करें, हम चाह रहे हैं कि हमारा एक सॉफ्ट इमेज बने, हम चाह रहे हैं कि दुनिया हमारे मुल्क के अंदर आए, तो उसके लिए जरूरी है कि ये हम लोगों पे भी मुनहसर है। हमने हर तरफ अच्छा शनीला साहब, मैं अब आपसे भी पूछना चाहूंगी कि ये बसंत किस तरह से सेलिब्रेट की, आपके क्या प्लान है कल के लिए और परसों के लिए। लेकिन अभी मैं आपको अंदरून लाहौर ले जाना चाहूंगी, जहाँ पे हमारे एंकर पर्सन्स मौज़म और निम्रा मौजूद हैं, गवाल मंडी में हैं। मौज़म और निम्रा, सबसे पहले तो ये बताएं कि बसंत की रौनकें स्टूडियो से निकल कर अब बाहर इंजॉय कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छे लग रहे हैं आप दोनों। बिल्कुल, आप बहुत मिस कर रही हैं ये एटमॉस्फेयर जो यहाँ पे बना हुआ है, जितनी गहमा गहमी है, यकीनी तौर पे आप मिस कर रही हैं। और आप भी बल्कि जब स्टूडियो से निकले तो ज़रूर एक दफ़ा विज़िट करें, देखें। और जब हम यहाँ पे आए तो दोपहर का वक्त था और तब जुम्मे के वक्त में थोड़ा सा ऐसा लगा कि कम है गहमा गहमी, लेकिन जैसे जुम्मे का वक्त ख़त्म हुआ निम्रा, तो हमने देखा कि लोग जो हैं वो बड़ी तादाद में बाहर निकलना शुरू हुए, छतों पे आना शुरू हुए। आहिस्ता आहिस्ता हर एक छत जो है वो भरना शुरू हो गई, पतंगे उड़ना शुरू हो गई, डेक्स आप शायद आवाज़ भी सुन सकती होंगी। तो सबसे मज़े की चीज़ ये लगी कि बच्चे, बूढ़े, फैमिलीज सब एंजॉय कर रहे हैं। के लिए ये एक फेस्टिवल है जो हर एज ग्रुप का बंदा अच्छा निम्रा, मुझे बताएं कि गवाल मंडी ना खाबों के हवाले से बड़ी मशहूर है, तो यकीनन यहाँ पे खाबों का भी इंतजाम होगा, यानी पतंगबाजी भी हो रही है, म्यूजिक भी चल रहा है और खाने भी यहाँ पे चल रहे हैं। नाश्ते से ही लाहौरी फुल एंजॉय करें खाने को। और इस वक्त तक तो अब मुख्तलिफ छतों पे हमें नजर आ रहा है बारबेक्यू स्टार्ट हो चुका है, पूरी फैमिलीज इकट्ठी हो चुकी हुई हैं। और हम इस वक्त एक्चुअली ये कह सकते हैं लाहौर के दिल में मौजूद है, अंदरूने लाहौर में मौजूद है। यहाँ की फेस्टिविटीज बहुत डिफरेंट है। आप अगर अंदरूने लाहौर की बात करें या इसके अलावा दीगर इलाकों की बात करें, इधर लोग ज्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और मुझे लगता है ये लोग इसलिए ज्यादा इंजॉय करते हैं, शायद इन लोगों ने शुरू से ये चीज को फॉलो किया है और बाकी इलाकों में ऐसा इतना फॉलो नहीं किया गया, लेकिन अंदरून में फॉलो किया गया है। और अभी हमारे साथ कुछ बुजुर्ग भी मौजूद थे, वो भी बता रहे थे कि वो जवानी से अपने ये त्योहार एंजॉय करें। ये उनके लिए बहुत जवेरिया जो बुजुर्ग थे, जो अपने या बुजुर्ग कह लें या उधेड़ उम्र जो लोग हैं, वो बहुत एंजॉय कर रहे हैं। वो कह रहे हैं वो एक तरह से जैसे नॉस्टैल्जिक एक उनके लिए एक चीज होती है, वो अपना लड़कपन याद कर रहे हैं, वो अपनी जवानी याद कर रहे हैं। अच्छा, आपके इर्द गिर्द अगर कोई मौजूद है तो बात करवाइए, हम जरा लोगों का जोश जज्बा देखना चाहते हैं। अभी इस वक्त हमारे साथ मौजूद कोई ऐसा नहीं है, लेकिन हमने बहुत से लोगों से बात वैसे तो मैंने आपके टीम मेंबर्स को भी बड़े गुडियां उड़ाते देखा है, बड़ा काम करते देखा है। आप सब बहुत एंजॉय कर रहे हैं। हमने भी उड़ाई हैं, हमने लूटी भी हैं, हमने गुडियां अच्छा मौसम और निम्रा, मुझे ये बताएं कि आप लोगों ने बचपन में जो बसंत है वो मनाई थी या आप लोगों ने बिल्कुल भी नहीं मनाई? एज में गैस करना चाह रही हूँ आप लोगों की। मैंने तो मना रखी है और मेरी बहुत अच्छी यादें हैं बसंत को लेके। अच्छा। लेकिन ये एक्चुअली मैं तो सिर्फ नाम सुना हुआ था बसंत का, अब फर्स्ट टाइम हम एंजॉय करने आए हैं और भरपूर तरीके से हमने एंजॉय किया अंदरून में खड़े होके। तो जो एक वर्ड सुना हुआ था मामा से, बसंत मनाई जाती है, वाकई मनाते हुए हमने देख लिया बसंत। और मैंने भी मुज़्ज़म को बता रही थी कि मामा बसंती रंग के बारे में भी कहते, ऑल्दो अभी मैंने नहीं वो पहना हुआ, लेकिन नहीं आपने जो पहना है वो भी बसंती रंग है। और दिल का रंग जो है वो अच्छा होना चाहिए, हर रंग की जचता है। मुझे ये बताएं कि आप जरा हमें छत के मनाज़िर दिखा सकते हैं कैमरामैन को देखिए, मैं जरा स्टूडियो में बैठ के रौनकें देखना चाह रही हूं। जो है बसंती रंग बना लिया जाए। और इस वक्त आसमान फुली हमारे इर्द गिर्द पतंगों से भरा हुआ है, आतिशबाजी भी हो रही है और लोग मैंने देखा काफी हद तक एसओपीज पर अमल भी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि स्ट्रिक्टनेस हुई हुई है, तो हमने इनको फॉलो करना है ताकि हम अपकमिंग ईयर्स में भी इसको एंजॉय कर सके और पूरे पंजाब में एंजॉय कर सके। तो अच्छा है अगर सब कोई इस पे एसओपीज पे अमल करते हैं और अगले साल हमें और अच्छे अगर यहाँ पे एसओपीज को फॉलो किया जा रहा है और साथ साथ एंजॉय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया मौज़म और निम्रा गवाल मंडी से हमें अपडेट कर रहे थे। और शनीला साहिबा, आप बताइए कि आपकी क्या यादें जुड़ी हैं बसंत से, आपके बचपन की क्या यादें, और आपकी जो बसंत है कितना उसको मुनफरिद देख रही हैं आप या रिलेट कर रही हैं?
अब जब हम थे ना जवेरिया, उस टाइम मीडिया इस तरह नहीं होता था, सोशल मीडिया नहीं होता था, तो हमें तो अपनी इर्द गिर्द की छतों पे, मैंने कभी पतंग नहीं उड़ाई है, मैंने सिर्फ उड़ते हुए देखी है, तो अपनी इर्द गिर्द की छतों के ऊपर जो म्यूजिक लगा होता था, जो उनके ऊपर डांसेस हो रहे होते थे, खाने बन रहे होते थे, जिस किस्म के येलो कलर के ड्रेसेस पहने जाते थे, वो चीजें बचपन में देखी थी। और अब आके, लेकिन इस दफा मैंने चूंकि दोबारा हुआ है बड़े अरसे के बाद, 20-25 साल के बाद आया, तो अब मैंने लोगों में जोश ज्यादा देखा है, अब मैंने इसको ज्यादा सेलिब्रेट होते हुए देख रही हूँ, जिस तरह सोशल मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं, जिस तरह मीडिया के ऊपर हम देख रहे हैं। पहले ये एक नॉर्मल चीज होती थी, लेकिन इस दफा ये चीज नॉर्मल नहीं रही है, क्योंकि जब इतने अरसे के बाद कोई फेस्टिवल मनाया जा रहा होता है, तो फिर वो आपके लिए एक एबनॉर्मलिटी में चीज आ जाती है। तो अब ज्यादा जोश है, ज्यादा जज्बा नजर आ रहा है, पूरे मुल्क के से लोग आ रहे हैं, पहले ये कम होता था इस तरह की चीजें। लेकिन मैं चाहती ये हूँ, मेरी दुआ है कि ये खैरियत के साथ हो और पूरे पाकिस्तान में इस तरह से मनाया जाए। फेस्टिवल होने चाहिए, हमारे लोगों को खुशियों के ऊपर पूरा पूरा हक है, और उनको खुश होना चाहिए, उनको खुशियां मनाने देना चाहिए। शनीला साहब, अब हमारे रिपोर्टर्स, हमारे एंकर पर्सन जो भी बाहर मौजूद हैं, हम भी बाहर जब देख रहे हैं जाके, इंतजामात बहुत ज़्यादा अच्छे किए गए हैं, और अच्छी चीज़ ये है कि जो SOPs बनाए गए हैं, आवाम भी किसी हद तक उसे फॉलो कर रही है। इसको किस तरह से देखती हैं आप? देखिए, मैं इसको बड़े अप्रिशिएट करूंगी, जो मरियम नवाज ने 3 महीने लगा के इस फेस्टिवल को रिवाइव करने के लिए इतनी मेहनत की है, और आवाम को भी सलूट करना चाहिए अगर वो SOPs के ऊपर अमल करें, क्योंकि वो इस पे अमल करेंगे तो फिर हर साल इसको वो मना सकेंगे, वरना फिर यही होगा कि ये एक याद बन के रह जाएगी, और हम सालों इस चीज़ का इंतजार करते रहेंगे। तो ये इन लोगों पे डिपेंड करता है कि ये कितना इसके ऊपर अमल करते हैं। खुशी का मौका है, खुशियों को खुशी के साथ मनाना चाहिए, क्योंकि जहाँ पे कहीं जानी नुकसान होगा, फिर उनके लिए वो घर मातम का घर बन जाएगा, और किसी के गम के ऊपर खुशी जो मनाई जाती है ना, फिर उससे दूसरों के खुशी के त्यौहार को खुशी से ही मनाए, वो बहुत प्यारा लगता है। बहुत शुक्रिया शनीला साहबा, आप थ्रू आउट हमारे साथ मौजूद रही, और अब आपका ज़्यादा वक्त हम नहीं लेंगे, आप भी छत पे जाइए और अपनी फैमिली के साथ इस फेस्टिवल को एंजॉय कीजिए। नाज़रीन, प्रोग्राम से इजाज़त दीजिए, लेकिन आखिर में यही कहूँगी कि बसंत का खूबसूरत त्यौहार है, इसको खूबसूरती के साथ और SOPs को फॉलो करते हुए मनाइए। इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपसे अगले हफ्ते मुलाकात होगी। अल्लाह निगहबान।